बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक खबर जो पूरे खित्ते के लिए मुसीबत बनी हुई थी, अमेरिका के अंदर रोला पड़ा हुआ था। और तो ईरान में ये बड़ा एक दलेरी का फैसला था अमेरिका का कि अपने पायलट को वो हर हाल में लेकर जाएंगे। और बड़ी बहादुरी दिखाई अमेरिकन फोर्सेस ने, जो वहां से वो कामयाब हो गए। देखिए, चाहे फोर्सेस दुश्मन की हो या अपनी हो, आप उनको पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन जो सिपाही बहादुरी के साथ लड़े, चाहे वो कोई भी हो, उसकी इज्जत करनी चाहिए। और जो बहादुरी के साथ लड़े और जो कामयाब ऑपरेशन करे, उसको तारीख हमेशा उस कामयाबी को याद रखती है। यानी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की जंगों को तारीख की किताबों में उन लोगों ने लिखा और उन लोगों ने तारीफ की जो उनके दुश्मन थे। तो ये अमेरिका ने बड़ा कमाल ऑपरेशन किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में एक ट्वीट किया। मैं थोड़ा सा पहले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। We have rescued the seriously wounded and really brave F-15 crew member officer from deep inside the mountains of Iran। हमने जख्मी हालत में और बहुत ही बहादुर ऑफिसर जो F-15 का था, उसको हमने ईरान के पहाड़ी इलाके में अंदर से जाके रेस्क्यू कर लिया है। और जो ईरानी फौज है वो बड़ी कोशिश कर रही थी, सख्त कोशिश कर रही थी उस तक पहुंचने की, और बड़ी तादाद में उस तक जाना चाह रहे थे और वो उसके करीब पहुंच रहे थे। और ये बहुत ही इज हाईली रिस्पेक्टेड कर्नल, वो बड़ा काबिल एहतराम कर्नल है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि ये बहुत शानदार किस्म की रेड थी और बहुत खतरनाक ये एक मिशन था, और सामान और फौजी ये सारे इसके अंदर शामिल थे। वो कह रहे जी हम एक के बाद दूसरी कोशिश कर रहे थे, हमने पायलट को रेस्क्यू कर लिया दिन की रोशनी में। ये एक आम वाकया नहीं है। और हमने 7 घंटे गुजारे ईरान के अंदर इस ऑपरेशन में। ये बड़ा अमेजिंग था, शो ऑफ ब्रेवरी एंड टैलेंट बाय ऑल। फिर उसने कहा जी मैं एक न्यूज कॉन्फ्रेंस करूंगा इस हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पीर वाले दिन ओवल ऑफिस में, और मैं इन ऑफिसर्स के साथ करूंगा। गॉड ब्लेस आवर ग्रेट मिलिट्री वॉरियर्स। ये ऑपरेशन के बारे में जो दीगर इतलात आ रही है ना, वो भी बड़ी हैरान कुन है। जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो इसमें एक F-15 तैयारा तबाह होता है, उसका एक पायलट मिसिंग हो जाता है। उसको ढूंढने के लिए मिशन शुरू होता है, हेलीकॉप्टर्स जाते हैं और 2 हेलीकॉप्टर डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, रेस्क्यू मिशन चल रहा था, इन्होंने पायलट अपना ढूंढ लिया, उसको रेस्क्यू कर दिया, लेकिन अनाउंस नहीं कर रहा था अमेरिका, इस डर से कि अगर वो अनाउंस करेगा तो फिर कोई और सूरत पैदा हो जाएगी और पहले निकालना जरूरी है। तो चारों तरफ से उन्हें खतरा भी था, और वो हेलीकॉप्टर उन्होंने एक एरिया के अंदर उतारे, डैमेज हेलीकॉप्टर थे। और फिर उसके बाद मजीद इमदाद मंगवाई गई पीछे से, ताकि सारे के सारे क्रू को उठा के वहां से रेस्क्यू किया जा सके। और फिर अपने वो दोनों हेलीकॉप्टर भी अमेरिका ने तबाह कर दिए। वो जो हेलीकॉप्टर वहां पे उतारते, जैसे आपको याद होगा एबटाबाद में इनका एक हेलीकॉप्टर डैमेज हो गया था, तो उस हेलीकॉप्टर को अमेरिका ने खुद ही तबाह कर दिया था ताकि पाकिस्तान के हाथ कुछ भी ना लगे। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है ना, तो ये नहीं चाहते कि इनकी टेक्नोलॉजी को कोई कॉपी करे, लिहाजा वो तबाह कर देते हैं। तो इस तरह जो है HH-60 हेलीकॉप्टर जो है 2 वो भी डैमेज कर दिए गए। फिर बाद में उन्होंने उनको खुद ही तबाह कर दिया। फिर C-130 जो है वो 2 जो है वो डिस्ट्रॉय हुए इसके अंदर। फिर एक जो है A-10 थंडरबोल्ट 2 वो भी डिस्ट्रॉय हुआ इसके अंदर इस ऑपरेशन में। एक जो है MH-6 लिटिल बर्ड वो भी इसके अंदर तबाह हो गया इस ऑपरेशन में। एक या 2 MQ-9 रीपर्स ये भी इसमें तबाह हुए इस ऑपरेशन के अंदर। एक खौफनाक ऑपरेशन था, लेकिन अमेरिका को कामयाबी मिली है मुबैना तौर पे। तो देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस किस्म की अनाउंसमेंट करते हैं अपने साथ बिठाकर। यहां जो ऑपरेशन के अंदर शामिल लोग थे या उनको जो लीड कर रहे थे लोग कमांड रूम से, वो जो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठेंगे, पीर वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ बैठेगा। पॉलिटिकल फायदा होगा डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि अब वो बड़े हमले का ऐलान भी करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक धमकी दी थी, आपको याद होगा, मैंने आपको वो धमकी पढ़ के सुनाई थी कि 48 घंटे बाकी रह गए, जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ईरान ने भी वैसी ही धमकी दी थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईस्टर संडे के बाद परसों यानी मंगल वाले दिन वो ये कह रहे हैं कि ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा।
यानी जितने भी बिजली घर हैं, पावर प्लांट्स हैं, उन्हें बिजली बनाने की कैपेसिटीज हैं, उनको तबाह करेगा। और ब्रिज डे यानी जो पुल हैं ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को आपस में जोड़ते हैं, उनको तबाह किया जाएगा अमेरिका की जानिब से। तो वो कह रही है मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, ये सब एक साथ किया जाएगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ए पागल बुजदिलो, यानी ईरान को उन्होंने मुखातिब करते हुए ना डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में गंदी गालियां दी हैं और बड़ी घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल की है। जैसे कोई आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता, वो गालियां देना शुरू कर देता, उसका बस नहीं चलता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने गालियां दी हैं और वो मैं पढ़ के भी नहीं सुना सकता, लेकिन मैं आपको उसको बहुत नरम अल्फाज में बता रहा हूं कि ए पागल बुजदिलो, इस मनहूस आबनाए हरमस को खोल दो या फिर तुम जहन्नुम में रहोगे, बस देखते जाओ। तारीफ अल्लाह के लिए। इसको उसने अल्लाह का वर्ड यूज किया, अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब है। तो गंदी गालियां इस्तेमाल की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इसी ट्वीट के अंदर, और इख्तिताम में अल्लाह का शुक्र भी अदा कर दिया है। तो अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितने जहन्नुम के दरवाजे खोलता है और उसके बदले में ईरान क्या करता है। पाकिस्तान के लिए नाजरीन, यूएई की जानिब से मुश्किलात वाकई बहुत बढ़ना शुरू हो गई। हमारे 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूएई में रहते हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जिस मुल्क में सबसे ज्यादा रहते हैं वो है सऊदी अरब, जहां सबसे ज्यादा काम करने जाते हैं। फिर उसके बाद यूएई है, फिर बाकी ममालिक हैं। यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, बरतानिया में बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। तो यूएई ने पीएसएल से अपने खिलाड़ी वापस बुलवा लिए। यह बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें वापस आ जाओ, इस मुल्क में आपने नहीं रुकना। यह रिपोर्ट हो रहा है मीडिया के ऊपर। तस्दीक इसकी यूएई की गवर्नमेंट कर सकती है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन खबर यह दी गई कि यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग से अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए हैं। और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियो बना बना कर ये बता रहे हैं और अपने अजीजों अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आइंदा इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी और अगली मुलाकात लगभग 15 दिनों के बाद होगी। देखिए, इनको किसने बताया? क्या ये अदालत है? क्या ये जज है? क्या ये सुपरिटेंडेंट है? वो एक इनका बैठा हुआ था बंदा हसन, वो यूके के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, वो अजीबोगरीब बातें कर रहा था। वो कहते जी इमरान खान क्योंकि तालिबान का दोस्त है इसलिए हम उसकी मुलाकातें नहीं करवाते, वो दहशतगर्दी करवा रहा है। कभी कोई स्टेटमेंट, कभी कोई स्टेटमेंट, मेरी तो समझ से बाहर है। यानी कभी ये कहते हैं इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, कभी कहते हैं तालिबान का एजेंट है, कभी ये कहते हैं इमरान खान की मुलाकात जो है वो हम नहीं करवा रहे, कभी कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की मर्जी है वो नहीं करवा रहा। वजीर आजम इनका कहता है जनाब पूछ के बताऊंगा। तो जब आप झूठ बोल रहे हो ना और लगातार झूठ बोल रहे हो, आपकी सारी इमारत ही झूठ पे खड़ी हुई हो, तो फिर आपके पास कोई बयानिया नहीं होता। लिहाजा उस वक्त मुंह बंद करके बैठना चाहिए। खासतौर पे ऐसे चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए जो आपको बार बार ये पूछें कि जनाब आपसे सवाल कोई और कर रहे हैं, आप जवाब कोई और दे रहे हैं। वहां पे बड़ी टका के बेइज्जती की है वो खातून एंकर ने। उन्होंने कहा जी आपने इतना कुछ कह दिया लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि इमरान खान साहब के जो बुनियादी हुकूक है वो क्यों मुतासिर किए जा रहे हैं और क्यों मुलाकात नहीं होने दी जा रही। 2 सर्वेज बड़े मजेदार हुए हैं पाकिस्तान में नादरी। एक साबिर शाकिर साहब ने करवाया और एक करवाया रिजवान गलज़ई साहब ने। इन 2 सर्वेज के अंदर सवालात बड़े इंपॉर्टेंट थे। साबिर शाकिर साहब ने पूछा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आना चाहिए या नया आर्मी चीफ आना चाहिए, तो बहुत लोगों ने उस पर वोट डाले और मैं हैरान हो गया कि 90% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि नया आर्मी चीफ आना चाहिए। आसिम मुनीर साहब के साथ वो नहीं जाना चाहते। और रिजवान गलज़ई साहब ने एक सर्वे करवाया जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी कि इस सूरत में कि मौजूदा हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो जाए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, तो आप किसके साथ खड़े होंगे? तो आपको फिर हैरत होगी कि ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ खड़े हो जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी सत्यानाश मंजी ठुक गई है कि अवाम ये कह रही है कि जनाब हम खड़े हो जाएंगे जाके हुकूमत के साथ, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं खड़े होंगे। ज्यादा लोगों ने ये ओपिनियन दी है। मैं हैरान हो रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट की इतनी पतली हालत हो गई है कि लोग जाकर जिनके ऊपर चोरों और डाकुओं के टैग लगाए गए उनके साथ कहते हैं हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम खड़े नहीं होंगे। तो नवाज शरीफ साहब के साथ ये एक मौका उनके पास मौजूद है, अगर वो इससे फायदा उठाना चाहे। ना उठाएंगे तो मियां साहब देखेंगे कुछ अरसे के बाद कि उनके साथ होगा क्या, क्योंकि मियां साहब को अब कभी भी कंफर्टेबल नहीं होने दिया जाएगा। जिस किस्म का काम
उन्होंने दिखा दिया और अब वो बेचारे सारे यकीन दिलाते फिरते हैं कि नहीं नहीं मियां साहब का ये मतलब नहीं था, मियां साहब का वो मतलब नहीं था। ना तो रोटी को चोची हम कहते हैं, ना पाकिस्तानी अवाम कहती है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत ही सियानी है, वो तो बिल्कुल ही रोटी को चोची नहीं कहते। फैसल वाडा ने जो धमकी लगाई थी उसका जवाब भी आ गया। जवाब जनाब उसका दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बड़ा टिका कर, नाम तो नहीं लिया लेकिन बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने बोले। तहरीक इंसाफ ने कहा जी पाकिस्तान की अवाम ने बेनामी जायदादें सुनी हैं, बेनामी बैंक अकाउंट सुने हैं, बेनामी लेन देन भी बहुत देखे हैं, मगर मुल्क के सियासी कबाड़ खाने से पिछले कुछ बरस से एक नया तमाशा भी निकला है। एक बेनामी सेनेटर, ये वही शख्स है जो हर वक्त फटे हुए माइक की तरह मुसलसल शोर मचाता है और जिसकी पूरी सियासत सिर्फ गैर मुहज़्ज़ब ज़बान, धमकियों और बाजारी जुमलों पर खड़ी है। इस बेनामी सेनेटर ने जो रकीक, घटिया और लुच्चड़ जुबान इस्तेमाल की है वो इसके अपने ज़हनी मेयार और गैर सियासी होने का मुंह बोलता सबूत है। कल तक यही शख्स इमरान खान के कदमों में बैठकर उनको अपना वालिद जैसा करार देता था, बिल्कुल देता था, सियासी साया तलाश करता था, और आज अपनी सियासी यतीमी छुपाने के लिए उसी इमरान खान और उनकी फैमिली पर हमला आवर है। लेकिन ये बहुत सारी चीजें और बहुत कुछ लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब बड़े डटे हुए हैं, लेकिन ऐसे शख्स के बारे में या उसकी जानिब से ऐसी की तैसी कहना किसी सियासी जमात या खानदान के खिलाफ नहीं बल्कि बराह रास्त अदालत आलिया के हुक्म की तौहीन है। पहले भी यही बेनामी कबाड़ी सेनेटर सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़कर माफी मांग चुका है। अच्छा, ये फैसल वाडा साहब को ही जवाब है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है, लेकिन फैसल वाडा साहब ने जो जबान इस्तेमाल की ना वो वाकई बहुत घटिया है। और उन लोगों के बारे में जिनकी वजह से फैसल वाडा की सियासत शुरू हुई, आज फैसल वाडा को कौन जानता है? सिर्फ यही जानते हैं ना कि इमरान खान साहब के साथ होता था, वरना तो इसकी अपनी पहचान कोई नहीं थी। फौज भी इन्हें कभी किसी ओहदे पे ना बिठाती, कभी सेनेटर ना बनाती अगर ये इमरान खान के साथ माजी में ना चले होते। इनकी सारी अहमियत इमरान खान की वजह से, जैसे रेहाम खान को लोग जानते हैं इमरान खान की साबिक अहलिया होने के नाते से, वरना बहुत सारे और लोग ऐसे हैं जिन्हें लोग नहीं जानते, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिन्हें लोग नहीं जानते। तो फैसल वाडा हो गया, ओन चौधरी हो गया, बहुत सारे और लोग हो गए, इनकी पहचान इमरान खान की वजह से, इनकी अपनी जाती कोई पहचान नहीं है। ये लोग हमेशा, ये जहां मर्जी चले जाएं, ये इमरान खान की वजह से ही हमेशा पहचाने जाएंगे। और इमरान खान के बारे में डिप्लोमेट मैगजीन है अमेरिका का, उसने एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इमरान खान साहब को कत्ल किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इन्होंने बड़ी रिसर्च के बाद ये आर्टिकल लिखा है और इसमें बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी फौज इमरान खान को खत्म करने की मुतहम्मल क्यों नहीं हो सकती। उसकी वजह, बेपनाह मकबूल लीडर को हटाने से बहरान खत्म नहीं होगा, उससे एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाएगी कि पाकिस्तान की रियासत उस कैफियत में जिंदा नहीं रह सकती या कायम नहीं रह सकती। इमरान खान साहब की हिरासत में मौत के बारे में अफवाहें आई और बहुत अदम एतमाद था लोगों के अंदर, और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की सारी मंजरकुशी हो रही है। हुकाम ने दावे किए कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। आसिम मुनीर साहब ये समझते हैं कि इमरान खान को खत्म करना एक बड़ी तबाहकुन गलती होगी जिसे एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आसिम मुनीर ने अपने करियर में खुद अपने से पहले वाले जो डिक्टेटर्स थे, अपने पेशरो जो थे, उनकी जारहाना पॉलिसियों के नताइज देखे हैं। जैसा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के लापरवाह इक़दामात, यानी 2006 में नवाब अकबर बुगटी का कत्ल हुआ और 2007 में लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ, बेनजीर भुट्टो भी कत्ल हो गई। तो उन्होंने ये कहा जनाब कि एक और लीडर के कत्ल की मुतहम्मल नहीं हो सकता ये निजाम। नवाज शरीफ जब 2019 में बीमार हुए तो उनको फौरन इंग्लैंड भेजा गया। वो ये सोचते हैं कि पंजाब से अगर कोई रहनुमा ऐसे मारा गया तो रद्द-ए-अमल बहुत ज्यादा भड़क जाएगा, और ये एक बुनियादी हकीकत है। फौज की ताकत, फौज की भर्ती और कानूनी हैसियत पंजाब के सियासी जज्बात से इनका गहरा ताल्लुक है। तो फौज की भर्ती भी यहां से होती है, फौज का कैशमेंट एरिया भी यही है। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी या बेनजीर भुट्टो का जो कत्ल हुआ था उसमें तो एस्टेब्लिशमेंट कुछ ना कुछ करके बच गई। बहुत बड़े एहतजाज हुए लेकिन कोई बहुत बड़ी बगावत नहीं हुई। लेकिन इमरान खान एक मुख्तलिफ हकीकत है। वो नस्ली तौर पर पंजाबी नहीं, पश्तून है, लेकिन उनका ताल्लुक पंजाब से है और पूरी कौम में उनकी हमायत है, और पाकिस्तान से बाहर भी उनकी हमायत बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई है। जब उनकी
गिरफ्तारी हुई थी 2023 में, तो उसके बाद क्या हुआ था उसके बारे में फिर सारा कुछ लिखा हुआ, किस तरीके से क्या कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा खान को खत्म करने से सियासी बदअमनी को भड़काने का खतरा फौज नहीं ले सकती, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत बहुत बुरी तरह तबाह हो रही है। खान को हटाने से पाकिस्तान की सियासत में एक बेमिसाल शहीद पैदा हो जाएगा।